नमस्कार श्रोताओं। इस वीडियो का विषय है विकास के लिए प्रशिक्षण का परिचय। मैं डॉक्टर निवेदिता नारायण, चैरिटी एंड फाउंडेशन भारत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ। ये काम प्रशिक्षण के क्षेत्र में मेरे कई दशकों के अनुभव के ऊपर आधारित है। इनमें से अधिकांश अनुभव ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन प्रदान के साथ काम करके मिला है। कई संस्थानों के अंदर प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण चल रहा है और मैं कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों के साथ समुदाय के सदस्यों को तैयार करने की रणनीति भी बनाती हूँ। प्रत्येक ईमेल या मैसेज या चिट्ठी के साथ आपको नए प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणाएं मिलती रहेंगी। समुदायों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, एनजीओ के लिए, श्रमिकों के लिए, पंचायत सदस्य के लिए और लगभग हर क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण बजट बढ़ रहा है। और तो और विकास कार्यक्रम की प्रभावशीलता को बढ़ाने में प्रशिक्षण का महत्व अब अच्छी तरह से स्थापित हो गया है। इस यूनिट और वीडियो में आपके और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं जो सीधे समुदायों के साथ काम करते हैं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइन में अंतर्निहित अवधारणाओं का परिचय दिया जाएगा। ये कार्यकर्ता आमतौर पर विभिन्न सहभागी समूहों जैसे सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायतों, गांवों और समुदायों से जुड़े हुए होते हैं और ये विविध हितधारक समूह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी वीडियो में विकास प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए इन सभी सहभागियों की क्षमताओं के प्रशिक्षण और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये वीडियो प्रदान और ICRISAT जैसे संगठनों के विकास संबंधी प्रयासों के व्यापक अनुभव पर आधारित है। इसका एक उदाहरण ये है कि भारत में युवाओं, महिला समूहों और समुदाय के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कौशल निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जो इनको स्थानीय क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाती है। इस वीडियो में हम एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। इस अध्याय में आप केस अध्ययन देख सकते हैं, जिसमें स्थानीय भोजन और स्थानीय खाद्य पोषण क्षमताओं के बारे में ज्ञान और जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा क्लब के सदस्यों के प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है। ओडिशा में सामुदायिक भूख से लड़ने वाले लोग और उनके साथ ICRISAT द्वारा अपनाए गए विभिन्न अन्य तरीकों के बारे में एक वीडियो भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं कि प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण विकास संबंधित हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को बढ़ाने का और सामाजिक परिवर्तन को अंजाम देने का एक साधन है। विकास में प्रमुख सहभागियों का प्रशिक्षण और उनकी क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण करने की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली गतिविधियां हैं। इनका उद्देश्य उन समुदायों और अन्य सहभागियों को कार्यक्रम संबंधी मध्यवर्तन में शामिल करना है ताकि अपेक्षित परिणामों को हासिल किया जा सके। इस अर्थ में प्रशिक्षण एक उत्तोलक है जो परिवर्तन के प्रक्रिया को सुगम बनाता है। इस वीडियो के उद्देश्य होंगे, हमें उम्मीद है कि आप सामाजिक विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण की अवधारणाओं और उनके महत्व को समझ पाएंगे। हम चाहेंगे कि आप विकास के प्रशिक्षण में उपयोग किए गए विभिन्न दृष्टिकोणों की पहचान कर पाएं। हम चाहते हैं कि आप प्रशिक्षण के चरणों और प्रक्रियाओं का वर्णन कर सकें और आप जिस समुदाय में काम करना चाहते हैं उनके लिए एक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी तैयार कर सकें। ये फोटो एक थिएटर वर्कशॉप और उसके लिए की गई प्रशिक्षण की है। यहाँ सहभागियों और फैसिलिटेटर जन समुदाय द्वारा तैयार किए गए स्थानीय व्यंजन खा रहे हैं और फिर वे इसकी पोषण क्षमता पर चर्चा करेंगे। तो प्रशिक्षण हमेशा कोई कक्षा या होटल या बैठक कक्ष में ही नहीं दिया जाता है। प्रशिक्षण के लिए बहुत सी जगह और व्यवस्थाएं होती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुदाय के लोग और अन्य सहभागियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण एक प्रमुख घटक रहा है। क्षमता निर्माण की अवधारणा अब प्रत्येक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक विकास योजना का हिस्सा बन चुका है। सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 17 क्षमता निर्माण के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य जो मैं उद्धृत करती हूँ, विकासशील देशों में प्रभावी और लक्षित क्षमता निर्माण को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को बढ़ाना और सभी SDG को लागू करने के लिए राष्ट्रीय योजनाओं का समर्थन करना।
विश्व, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर विकास मध्यवर्तन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के साधन के रूप में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के महत्व को समझते हुए ये वीडियो समुदायों और अन्य स्थानीय सहभागियों के साथ काम करने वाले आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए इन कार्यक्रमों के डिजाइन की बुनियादी अवधारणाओं का परिचय देती है। प्रशिक्षण क्या है? अक्सर विकास और प्रशिक्षण शब्दबंध प्रशिक्षण के जगह पे प्रयोग किया जाता है और इसका मतलब है विशिष्ट गतिविधियों या कार्यों को करने के लिए ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्राप्त करना या बढ़ाना। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान, दृष्टिकोण, कौशल और इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हम व्यवहार परिवर्तन संचार अनुभाग और पहले के वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए इसको बार बार दोहराया नहीं जाएगा। एक संगठन, उदाहरण के लिए एक व्यावसायिक संगठन में आमतौर पर प्रशिक्षण एवं विकास का कार्य मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा किया जाता है। ये आमतौर पर किसी कंपनी, सरकार, गैर सरकारी संगठन में या औपचारिक क्षेत्र के किसी संगठन में शैक्षिक गतिविधियों को संदर्भित करता है। इसे कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए और विशिष्ट कार्यों को बेहतर ढंग से करने के बारे में जानकारी और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। सामान्य तौर पर कहा जाए तो वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों की क्षमता को मजबूत करने में प्रशिक्षण मदद करता है। व्यक्तियों को उनके वर्तमान कार्यों के लिए तैयार करना और संगठन के दृष्टिकोण, ग्राहकों को सेवाओं की गुणवत्ता और प्रकार में सुधार करने के लिए ज्ञान साझा करना इसमें शामिल है। विकास के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों और कर्मियों के मामले में प्रशिक्षण केवल एक आंतरिक हस्तक्षेप नहीं होता है। ये उन सहभागी संगठनों के लिए भी होता है जिनका हमने पहले उल्लेख किया है, और ये अंतिम लाभार्थियों या अंतिम उपयोगकर्ताओं जैसे कि युवा, किसान, महिला समूह, स्वयं सहायता समूह, पूर्व संगठन, युवा क्लब और अन्य संगठनों के लिए भी है। व्यावसायिक संगठन आमतौर पर अपने शेयर धारकों को प्रशिक्षित नहीं करते हैं। वे ग्राहकों को प्रशिक्षित नहीं करते हैं। वे शायद ही कभी आपूर्तिकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं और इसी तरह वो शायद ही किसी को प्रशिक्षित करते हैं। हम पहले ही इकाई 10 में व्यवहार परिवर्तन संचार की नवाचारी तकनीकों पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम इस बात पर जोर देते हैं कि जब ये केवल व्यक्तिगत लाभार्थियों या विकासात्मक स्थान के भीतर अंतिम उपयोगकर्ताओं पर केंद्रित होता है तो व्यवहार परिवर्तन के लिए संचार पर्याप्त नहीं है। इसमें सभी सहभागियों के पूर्ण मानचित्रण करना होगा। ये संस्थागत अभिकारकों और भागीदारों की सहभागिता पर जोर देता है। उदाहरण के लिए, सरकार के स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। गांव में महिलाओं के अलावा समुदाय में माताओं को भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। मैं अब आपको एक चित्र दिखाऊंगी जो प्रशिक्षण प्रक्रिया के 2 मॉडलों पर प्रकाश डालेगा, जिससे प्रतिभागियों के व्यवहार में सुधार होता है और प्रशिक्षण के बाद अधिक संगठनात्मक प्रभावशीलता आती है। पहला एक बहुत ही सरल मॉडल है। बाईं ओर आप संगठन के सहभागियों को देख सकते हैं। उनका प्रशिक्षण भी होता है और सहभागियों के व्यवहार और संगठन की प्रभावशीलता दोनों को बढ़ाया जाता है। थोड़ा और जटिल मॉडल में सहभागियों और संगठनों को एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा माना जाता है। यहाँ बताना जरूरी है कि प्रशिक्षण स्वचालित नहीं होता है। हमें उसके साथ व्यवस्था में भी बदलाव लाने की आवश्यकता होती है, जैसे हमें प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली, निगरानी प्रणाली, संगठन प्रणाली आदि का भी संयोजन करना पड़ सकता है। ये न केवल सहभागी व्यवहार आचरण में सुधार लाने के लिए आवश्यक होता है, बल्कि अधिक से अधिक संगठनात्मक प्रभावशीलता लाने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। एक फीडबैक प्रक्रिया भी होती है जिसके माध्यम से ये जाना जाता है कि कैसे किसी संगठन में प्रतिभागी एक दूसरे के लिए सहायक हैं और किस तरह से वे एक दूसरे से जुड़े हैं। और उस फीडबैक प्रणाली का उपयोग प्रशिक्षण में सुधार और संगठन में सुधार लाने के लिए किया जाता है। प्रिय श्रोताओं, वीडियो में इस विषय के बारे में पूरा विवरण देना मुश्किल है,
लेकिन मैं आपसे इस अध्याय को देखने का अनुरोध करती हूँ और इस खंड में एक और वीडियो है जिसमें आप उदाहरण देख सकते हैं। तो प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण का लाभ संगठन और व्यक्ति दोनों को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले के मॉडल में दिखाया है, किसी संगठन में प्रशिक्षण और विकास कार्य मानव संसाधन विकास विभाग के पास होता है और स्टाफ का विकास करना भी इसी विभाग की जिम्मेदारी होती है। फिर व्यक्ति अपना ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल को बढ़ाता है और अपने विशिष्ट संगठनात्मक कार्यों को बेहतर तरीके से करने के बारे में अधिक जानकारी और निर्देश भी प्राप्त करता है। वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों की क्षमता को मजबूत करने में प्रशिक्षण मदद करता है। अब क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, जैसा कि हम एसडीजी से संबंधित चर्चा के समय बता चुके हैं, अधिकांश विकास परियोजनाओं का एक प्रमुख घटक होता है। चाहे वो गैर सरकारी संगठनों के कर्मचारी हों, सरकारी कर्मचारी हों, समुदाय के सदस्य हों या अन्य भागीदार हों, सबके लिए प्रशिक्षण जरूरी होता है। संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण को इस प्रकार परिभाषित करता है कि क्षमता निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कौशल, प्रवृत्ति, योग्यताओं, प्रक्रियाओं और संसाधनों को विकसित और मजबूत किया जाता है, जो संगठनों और समुदायों को आज के समय में तेजी से बदलती दुनिया में बने रहने और समय के साथ बदलते रहने और विकसित होने के लिए आवश्यक हैं। और प्रशिक्षण क्षमता निर्माण के प्रमुख गतिविधियों में से एक है। विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्यों के क्रमांक 17.9 में रुचि रखने वालों के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। यदि आप यहाँ दाईं ओर इस तस्वीर को देख रहे हैं, तो ये 2011 में दक्षिण अफ्रीका की एक स्थानीय सरकार के क्षमता निर्माण ढांचे का उदाहरण है। और आप देख सकते हैं कि इसमें व्यक्तिगत, संस्थागत और सही सामान्य राष्ट्रीय क्षमता निर्माण भी शामिल है। व्यक्तिगत और संस्थागत शब्दों को व्यक्तिगत और संगठनात्मक के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। ये व्यक्तिगत क्षमता निर्माण और संस्थागत क्षमता निर्माण के घटकों को इंगित करने का एक ढांचा प्रदान करता है। ये समष्टि पर्यावरण में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों पर प्रकाश डालता है और दर्शाता है कि ये संगठन और व्यक्तिगत क्षमताओं को कैसे प्रभावित करता है। प्रशिक्षण की प्रक्रिया ये निर्धारित करती है कि प्रशिक्षण को समय समय पर लक्ष्य समूह के बीच परिवर्तन या विकास लाने के साधन के रूप में कैसे देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि वे अवधारणाएं कहाँ से उभरी हैं जिन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों और सहभागियों की तैयारी में प्रशिक्षण के उपयोग के तरीके को बदल दिया है। आइए प्रशिक्षण और अधिगम की अंतर्निहित धारणाओं को देखते हैं। अब हम प्रशिक्षण के अधिगम की ओर बढ़ते हैं। ये ब्लॉक 1 से संबंधित है, जहां हम सहभागिता के तरीकों के बारे में बात करते हैं, जहां एक व्यक्ति एक प्रशिक्षण व्यवस्था के भीतर खुद ही अपने अधिगम की जिम्मेदारी लेने में सक्षम होता है। प्रशिक्षण में ये माना जाता है कि विषय का ज्ञान प्राप्त करने से उस काम को करने की क्षमता आती है। इसके बारे में आपने ब्लॉक ए में पढ़ा होगा। सीखने के मामले में हम कहते हैं कि अभ्यास के माध्यम से कौशल अर्जित किया जाता है। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों के बारे में बात की जाती है और प्रतिभागी वही सीखते हैं जो प्रशिक्षक उन्हें सिखाते हैं। सीखना या अधिगम से हमारा तात्पर्य व्यक्तिगत प्रतिभागियों की प्रेरणा और क्षमता के एक जटिल कार्य से है। प्रशिक्षण व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित है, जिससे किसी कार्य को करने में व्यक्ति का सुधार होता है। सीखने के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत अधिगम कार्य समूह के मानदंड और संगठन के सामान्य वातावरण का एक जटिल संबंध से कार्य में सुधार लाया जा सकता है। वो मॉडल याद करें जो मैंने आपको दिखाया था, जो थोड़ा जटिल मॉडल था। प्रशिक्षण में ये संगठन के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की जिम्मेदारी होती है और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ शुरू और समाप्त होता है। सीखना अलग बात है। ये 3 सहभागियों की जिम्मेदारी है: प्रतिभागियों के संगठन, स्वयं प्रतिभागी और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान। किसी प्रशिक्षण प्रयास की सफलता के लिए सभी चरण सर्वोपरि हैं। फिर प्रशिक्षण की अवधारणा में कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और ये प्रशिक्षक और शिक्षार्थी के कार्य को जटिल बना देता है। प्रतिभागियों को कौशल का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त अवधि चाहिए होता है।
वे सिर्फ अनुभव से नहीं सीख सकते हैं, ना कि केवल दूसरों के अनुभव से। और प्रशिक्षण के स्थिति के साथ वास्तविक जीवन का सादृश्य दिखना भी चाहिए। जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले किसी बेस कैंप में ट्रेनिंग चल रहा हो। उस कृत्रिम परिस्थिति में दबावों, सीमित संसाधनों, विकल्पों की अनिश्चितताओं को देखना चाहिए और फिर आत्मज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। ये काम प्रशिक्षक नहीं कर सकता। इसका बहुत कुछ सीखने वाले पर यानी खुद पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में प्रशिक्षण को परिवर्तन व मानव संसाधन के विकास की ओर एक जरिया माना जा सकता है, जिसका ध्यान वर्तमान कार्यों और स्थितियों पर केंद्रित होता है। और मैं भविष्य के कार्यों और स्थितियों को दोहराती हूँ। ये पर्यावरण में अस्थिरता और जटिलता से संबंधित है और प्रशिक्षक की भूमिका तब एक शिक्षक होने से लेकर सीखने के लक्ष्यों की पहचान करने तक बढ़ जाती है, जिसमें प्रशिक्षु अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि शिक्षण और क्रिया एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। प्रशिक्षण का एक अस्थायी प्रणाली के रूप में ऐसे निर्माण किया जाता है जो विभिन्न प्रशिक्षुओं और संगठन, क्षेत्र, अंतिम उपयोगकर्ताओं और अन्य सहभागियों के बीच संबंध को सुगम बनाता है। उदाहरण के लिए, क्षेत्र में कृषि श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण प्रणाली में किसानों के साथ कृषि विभाग, स्थानीय बीज विक्रेता, प्रौद्योगिकी प्रदाता और बाजार एजेंट के संबंधों को सुधारा जाएगा, यानी कृषि के क्षेत्र से जुड़े सभी सहभागियों के आपस में संबंध बेहतर होंगे। कृपया कृषि उत्पादन समूहों के व्यवहार परिवर्तन संचार संदर्भ को देखें और इसे वहां लागू करें। प्रशिक्षण के लिए एक नियोजन रणनीति में 8 चरण होते हैं और इनकी प्रशिक्षण से पहले ही आवश्यकता होती है। और मैं आपको एक सारणी दिखाती हूँ। ये रणनीति किसी भी कार्य संगठन और प्रशिक्षण प्रणाली को एक साथ लाती है। तो कार्य संगठन ज्ञान के दृष्टिकोण और कौशल के संदर्भ में आवश्यक विशिष्ट इनपुट में परिवर्तन का निर्णय लेता है और प्रशिक्षण प्रणाली ये निर्दिष्ट करके प्रतिक्रिया देती है कि प्रशिक्षण के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है। लिंटन और पारीक ने मिलकर इस पर विस्तार में लिखा है। इसके अलावा भारत में और विश्व स्तर पर कई अन्य विद्वानों ने भी इस पर बहुत काम किया है। परिवर्तन लाने के लिए प्रशिक्षण के 2 अनुभाग हैं, प्रशिक्षण प्रणाली, जिसे आप बाईं ओर देख सकते हैं, और कार्य संगठन। जैसा कि आप तीर के निशानों की सहायता से देख सकते हैं, हम कार्य संगठन से शुरू करते हैं, फिर संगठन प्रतिक्रिया करता है, प्रशिक्षण प्रणाली प्रतिक्रिया देती है, ये संगठन में वापस जाती है, प्रशिक्षण प्रणाली में वापस आती है। छठा बिंदु हमें दिखाता है कि ये संगठन में कैसे वापस जाता है और संगठन कैसे आगे बढ़ता है। प्रशिक्षण और विकास के लिए इस तरीके को देखें। इसमें 3 चरण होते हैं। हम संसाधनों के सामुदायिक मानचित्रण पर पहले के अनुभागों में इस पर चर्चा कर चुके हैं। कर्ट लेविन ने, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी परिवर्तन प्रक्रिया में 3 चरणों के सुझाव देते हैं, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग और रीफ्रीजिंग। और विकास के लिए प्रशिक्षण में इन 3 चरणों का पालन करना चाहिए। जैसे बीज डालने से पहले आपको खेत की जुताई करनी चाहिए। बर्फ का रंग गुलाबी में बदलने के लिए आपको उसमें रंग डालने से पहले उसे अनफ्रीज करना होगा और पानी को फिर से बर्फ बनाने के लिए उसे फिर से फ्रीज करना होगा। अंत में परिवर्तनों को रीफ्रीजिंग में प्रबलित और स्थिर किया जाता है। समुदाय के नेता परिवर्तित व्यवहार और मनोदृष्टि को संगठन में काम करने के साधारण तरीके से एकीकृत करता है और प्रशिक्षण की स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए कोचिंग और मॉडलिंग में मदद करता है। आइए इन्हें पूर्व प्रशिक्षण, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद के संदर्भ में देखें। क्योंकि आप लोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों का डिजाइन करने वाले हैं, मैं आपसे प्रशिक्षण कार्यक्रम को देखने का अनुरोध करती हूँ। प्रशिक्षण का उद्देश्य ये है कि जो लोगों ने सीखा है अब वे उसे लागू करें। अगर वे उसे लागू नहीं करते हैं तो इसे उपयोगी नहीं माना जाएगा। व्यवहार या अभ्यासों के संदर्भ में ये अंतर किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता को नापने का एक उपाय है। इसे ध्यान में रखिए प्रिय श्रोताओं। विकास के लिए प्रशिक्षण के सिद्धांत
3 चरणों का सुझाव देते हैं, जिनमें पूर्व प्रशिक्षण, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद के चरण शामिल हैं। ये 3 चरण हैं अनफ्रीजिंग, फ्रीजिंग और रीफ्रीजिंग मॉडल। तैयारी, प्रशिक्षण और अनुवर्ती घटकों के 3 चरण। मैं आपको अगले चित्र में एक चक्राकार मॉडल दिखाती हूँ। ये जटिल लग रहा है, लेकिन जो सफेद रंग में दिख रहा है वो पूर्व प्रशिक्षण का चरण है। ग्रे रंग प्रशिक्षण के चरण को इंगित करता है और काला रंग प्रशिक्षण के बाद के चरण को दर्शाता है। इसमें आप प्रत्येक चरण देख सकते हैं और यदि आप इसे देखें तो आप इसे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के डिजाइन के लिए बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अंत में कृपया चक्राकार के काले भाग को देखें। किसी काम पर कार्य में सुधार ही प्रभावशीलता की मूल्यांकन करने का एकमात्र तरीका है। अगर कोई व्यक्ति सीखता है लेकिन उसके काम में सुधार नहीं होता है, तो ये एक संगठनात्मक या विकासात्मक परिवर्तन संदर्भ के लिए उपयोगी नहीं है। ये व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसे संगठनात्मक या विकास स्थान के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। संक्षेप में, प्रिय शिक्षार्थियों, सामाजिक विकास में सहभागियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये ज्ञान का हस्तांतरण करता है और विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहभागियों को कौशल प्रदान करता है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण निरंतर चलने वाली गतिविधियां हैं और ये समुदाय के सदस्यों और अन्य सहभागियों को कार्यक्रमिक मध्यवर्तन के साथ जोड़ने में मदद करते हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है कि जो कुछ भी लोगों ने सीखा है वे उसे अब लागू करें। व्यवहार या अभ्यासों के संदर्भ में अंतर ही किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता को नापने का एकमात्र उपाय है। इसलिए सामुदायिक स्तर पर या सहभागियों के साथ आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के लिए ये आवश्यक है कि विकास कार्यकर्ता स्थानीय लोगों की महसूस की गई ज़रूरतों की पहचान करें और उपयुक्त प्रशिक्षण डिज़ाइन तैयार करके उचित प्रशिक्षण प्रक्रियाओं का पालन करें। अब मैं आपको एक अभ्यास देकर आज की चर्चा समाप्त करती हूँ। सुधार या व्यवहार के 3 मुख्य चरण क्या हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं? ऐसी कौन सी तकनीकी और जटिल परिस्थितियां हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता होती है? किसकी अभ्यासों को बदलने की जरूरत है? किस दिशा में? कौन तय करता है? क्या आप अपने अभ्यासों में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता महसूस करते हैं? आपकी कौन सी अभ्यासों को बदलने की जरूरत है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सभी सहभागियों का समूह है और मेरी बात सुनने के लिए हम आपके आभारी हैं।